वॉर वॉर वॉर, हर जगह वॉर छिड़ी हुई है। पहले रशिया यूक्रेन की, फिर यूएस ईरान की, फिर ईरान ने वेस्ट एशिया से। पर एक चिंता वाली बात ये आई जब ईरान ने एक तरह से भारत पे जंग छेड़ दी, इकोनॉमिक जंग छेड़ दी, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ वेसल्स को सीज कर लिया। उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है? दूसरी तरफ जंग की बात हर समय ही चलती रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या वो लाइव हो सकती है? वो एक संभावना रहती है। तीसरी तरफ बार बार चाइना ताइवान, अब दबी आवाज में लोग उठाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चाइना कह रहा है जब वेनेजुएला हो सकता है, ईरान हो सकता है, तो चाइना अपने ताइवान का क्यों नहीं बहती गंगा के अंदर हाथ साफ कर ले? तो क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? इस वॉर से पहले ही बहुत बड़ा आर्थिक लोगों पर संकट था ही था। एआई का जमाना आ रहा है, जॉब्स जाएंगी, इकोनॉमी का क्या होगा? उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगाए हुए थे, तो वो एक इकोनॉमिक वॉर तो वो पहले ही छेड़ के बैठे थे। तो इकोनॉमी के अंदर भी क्या एक इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है? और इस सब के साथ अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत के तो जो नेबर्स हैं वो परपेचुअल वॉर थ्रेट रहती रहती है, अब ईरान सिचुएशन भी है, और भारत के इंटरनल सिचुएशंस जितना मर्जी काबू करो, कभी ना कभी उठती रहती है, फड़कती रहती है। क्या वो भी काबू से बाहर हो सकती है? ये सारे जो विषय हैं, बड़े विषय हैं भारत में रहने वालों के लिए, भारतीयों के लिए, वर्ल्ड के लिए, वो सब डिस्कस करने के लिए पहली बारी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस वैदिक एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। बहुत संकट का समय है वर्ल्ड के लिए, और इस समय आप जुड़ के लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या दिख रहा है, क्या होने लगा है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार यश करण जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी, मैं पहले तो अगर शुरू करूं, क्योंकि ईरान सिचुएशन में जो यूएस और ईरान की जंग है, उसके अंदर भारत की वो शिप सीज कर रहे हैं। कई बारी लगता है भारत के रिश्ते ठीक जा रहे हैं, कई बारी लगता है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में अगर भारत पे अटैक करते रहे तो भारत क्या करेगा? तो भारत के चार्ट में ईरान के संबंध में, यूएस के संबंध में क्या कुछ युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, बन रही है? मेरा मानना पिछले ऐसा था और अभी ऐसा ही है कि जो भी युद्ध यूएस और ईरान के बीच में चला था, वो अप्रैल 17 से पहले ख़त्म होगा। और मेरे हिसाब से जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया था उस टेम्पररी सीज़ फायर में, मेरा मानना यह है कि दोनों साइड फिर लड़ना नहीं चाहेंगे। दिलचस्पी नहीं है इस लड़ाई को जारी रखने की दिलचस्पी बिल्कुल यूएस को नहीं है और ईरान को भी नहीं है। मगर जो भी हम देख रहे हैं, ये अमेरिका ने ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ की थी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया था। अगर अमेरिका अमेरिका वो जो नाकाबंदी चल रहा था अमेरिका का, उसे चालू रख दिया था अमेरिका। अगर नहीं किया होता तो ये शायद अभी ख़त्म होता। ये जो भी हम देख रहे हैं, अमेरिका का नाकाबंदी और अमेरिका कुछ जहाज़ों को सीज़ करना और ईरान कुछ जहाज़ों को सीज़ करना, ये सब मेरा मानना ये है कि ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। जो भी लॉन्ग टर्म डील बनेगा ईरान में, उसमें किसका हाथ ऊँचा रहेगा। इ इस बात को लेके कुछ दिखावा कर रहे हैं दोनों दोनों साइड। मेरा मानना यह है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में कुछ समझौता बनेगा, नहीं तो ये मैं मई तक इसे ड्रैग करते हुए देख सकता हूँ, मगर जून-जुलाई में ये ड्रैग होते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। इसलिए आने वाले 1-2 हफ्तों में कुछ लॉन्ग टर्म समझौता बनेगा यूएस और ईरान के बीच में, मगर ईदर साइड वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। दोनों साइड अपना हाथ, अपना अपना एडवांटेज बना के रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए ये जो भी है भारत के जहाज़ या और कोई जहाज़ ईरान ने सीज़ किया था और अमेरिका ने कुछ जहाज़ सीज़ किया था, ये सब एक नाटक है, ये सब नेगोशिएटिंग टैक्टिक है मेरे हिसाब से। मुझे 90% कॉन्फिडेंस है कि ये खत्म होगा कुछ कुछ ही हफ्तों में और जून तक तो नहीं चलेगा। जी, जी। पर जब आप नाटक की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वेदर ही इज़ डूइंग नाटक और इट इज़ अ स्ट्रैटेजी और इट इज़ अ जीनियस और इट इज़ कंप्लीट कन्फ्यूजन, वो जज करना बहुत मुश्किल है with President Donald Trump. So, what do you think is President Donald Trump's chart saying? What is his strategy like? क्योंकि कभी वेनेजुएला ही did, now ईरान हो रहा है, साथ ही साथ क्यूबा में आई हेयर ही कीप्स थ्रेटनिंग क्यूबा, कभी ग्रीनलैंड।
सो बिकॉज वर्ल्ड का एक हिस्ट्री का व्यू ये है कि ग्रेट फिगर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री शेप वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यूएस प्रेसिडेंट उस तरह के एक पद पे तो है ही है। सो व्हाट इज डोनाल्ड ट्रम्प चार्ट सेइंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के वर्ल्ड के लिए क्या कर रहे हैं वो? मेरा मेरा मानना ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प जी का बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, लोगों को ऐसा समझना नहीं चाहिए। मगर मैं उनका बड़ा क्रिटिक हूँ और मैंने कहा है कि उनके सूरज और चंद्रमा उनके उनके उनकी कुंडली में वो असुरांश में है, राक्षसांश में है। और ये एक तरह बोलेंगे तो राक्षसांश संभूत है। वो अमेरिका को डुबाने के लिए अमेरिका जो सबसे बड़ा पावर था दुनिया में, उसे सेकंड लेवल पावर बनाने के लिए वो पैदा हुआ था। मगर लोग समझते हैं कि वो मनमानी कर रहा है, वो जो भी मन में आता है वो कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसका उसका कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मन मन उसके काबू काबू में नहीं है, जो भी आता है मन में वो बोल देता है, वो बिल्कुल ठीक है। उनका चंद्र जो है वो डीप गंडांत में है, वो नीच में है, डीप नीच में है और केतु बिल्कुल हाफ डिग्री दूरी में है चंद्र से, इसलिए उनका मनस्थिति जो है वो बड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। मगर लॉजिकल इंटेलिजेंस को देखते हैं बुध ग्रह से और उनका बुध ग्रह जो है वो लाभ स्थान में है, ओन सेन में स्वस्थान में है और लग्नेश सूरज जो है वो भी बुध के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। वो इतना स्मार्ट है कि वो कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, मगर उनका मन उनके काबू में नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका की कुंडली को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख के ये एक स्ट्रैटेजी है। पिछले शायद 10-20 साल में चीन जैसे बढ़ रहा है, चीन का इकॉनमी जैसे बढ़ रहा है और चीन जैसे यूएस को ओवरटेक करने जैसा लगता था पिछले कुछ सालों में, उसे रिवर्स करने के लिए और अमेरिका का जो सुप्रीमेसी है उसे जारी रखने के लिए दुनिया में और अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर का जो सुप्रीमेसी है वर्ल्ड में उसे जारी रखने के लिए अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो शायद चीन के साथ कोल्ड वॉर को और बढ़ाने के लिए और चीन को कमज़ोर बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाए थे और शायद ट्रम्प जी एक पान है उसमें, ये एक यूज़फुल इडियट हैं, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं यूज़फुल इडियट। उन्हें उनका इस्तेमाल करके उन्हें डंप कर देगा यूएस डीप स्टेट और क्योंकि जो स्ट्रैटेजी वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा एग्रेसिव है, इसलिए ऐसा चेहरा यूज़फुल रहेगा जो बक-बक करने करने लगेगा। इसलिए उन्होंने शायद ट्रम्प जी को चुना था 2024 के चुनाव के पहले और ट्रम्प जी वो काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ट्रम्प जी सिर्फ़ चेहरा है और ब्रेन जो है इस स्ट्रैटेजी का वो अमेरिका का डीप स्टेट है। वो अमेरिका के डीप स्टेट में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में, बहुत सारी दिशाओं में लेने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत सारे विंग्स डीप स्टेट के। मगर अभी जो नियोकॉन डोमिनेटेड डीप स्टेट है वो डोमिनेट कर रहा है और वो युद्ध को बढ़ाना चाहता है। ये कोल्ड वॉर को बढ़ा के चीन को कॉर्नर करने के लिए सोच रहा है। इसलिए जो भी वेनेजुएला में हुआ, इससे चीन कमज़ोर बन गया और यूएस डॉलर बलवान बन गया और जो भी ईरान में हो रहा है, अभी शायद लोगों को ऐसा नहीं लगता है मगर मुझे पूरा यकीन है कि जब ये पूरा सेटल हो जाएगा, तब ईरान जीतेगा, अमेरिका जीतेगा और ईरान में जो तेल है उस पे अमेरिका का कुछ कंट्रोल रहेगा और ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाएँगे और ईरान में जो नए नेता आएँगे, जो नया रेजिम आएगा कुछ कुछ शायद अभी ईरान में कुछ अंतर्युद्ध चल रहा है लीडरशिप के लिए, जो भी मुज्तबा खमेने हैं, खमेनी जी के पुत्र जी, वो शायद इतने बुरे हाल में हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएँगे और उनको हटा के और किसी को वहाँ बिठाना पड़ेगा और उसके लिए शायद कुछ अंतर्युद्ध चल रहा है। शायद मई के मध्य में तक ये सेटल हो जाएगा और जो भी नया नेतृत्व आएगा वो समझौता करके वो पैसा खाएगा, यूएस पैसा खाएगा। बड़ा नुकसान तो इस युद्ध में मुझे लगता है कि चीन को होगा। जैसे वेनेजुएला में हुआ था, वही उसी तरह ईरान में भी चीन को बड़ा नुकसान होगा। शायद अब वो ये नॉनसेंस लगेगा मगर
आप कुछ महीने वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ़ होगा कि चीन हार गया है इसमें, ईरान नहीं और यूएस नहीं। और रही बात वेनेज़ुएला, क्यूबा इन देशों की, वहाँ भी शायद कुछ स्ट्रैटेजी है चीन को कमज़ोर बना के, चीन को कॉर्नर करके, यूएस का कंट्रोल जो है दुनिया में तेल पे, नेचुरल रिसोर्सेज़ पे और शिपिंग राउट्स पे, उन्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि युद्ध होगा। डेफ़िनेटली ग्रीनलैंड में युद्ध नहीं होगा, मगर बिना युद्ध किए नेटो को दबाव में डाल के अमेरिका कुछ ऐसा करेगा कि नेटो के जो देश हैं यूरोप के, वो समझौता कर लेंगे और ग्रीनलैंड में एक बड़ा कमांड सेंटर बनेगा यूएस के लिए और वहाँ उनका कंट्रोल रहेगा। ये बात देश को जीतने की नहीं, ये कंट्रोल की है और ग्रीनलैंड में कंट्रोल आएगा। अभी नहीं, जुलाई के बाद फ़ेवरेबल है अमेरिका के लिए ये सब करने के लिए। सो शायद इस साल के दूसरे हाफ़ में या आने वाले साल में कुछ होगा ग्रीनलैंड में, मगर युद्ध के बिना कुछ समझौता होगा और शायद क्यूबा में भी वैसा ही होगा। और ये सब चीन को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं और ट्रम्प जी लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे। वो बहुत सारा बक-बकेंगे, वो सब स्मोक स्क्रीन की तरह लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मगर जो स्ट्रैटेजी है उसे डीप स्टेट इम्प्लीमेंट करता जाएगा। ये मेरा मानना है। इसमें राव जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली क्योंकि आज जो कन्वेंशनल विज़डम चल रही है वो ये चल रही है कि यूएस बुरी तरह फँस गया है और यूएस के फँसने से नंबर 2 चाइना का बहुत फ़ायदा होगा, जो एक कन्वेंशनल विज़डम चल रही है। पर आप कह रहे हैं कि यूएस का लॉन्ग टर्म चार्ट जो है और जो चाइना की स्थिति है, कुछ महीनों में समय लगता है कई बारी, लोगों को धीरे-धीरे कुछ महीनों में समझ आएगा कि चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये जो यूएस का लॉन्ग टर्म चार्ट मैं लॉन्ग टर्म चार्ट अगर 2030 तक की बोलूँ तो क्या दिखा रहा है? और चाइना, क्योंकि चाइना से हमें भारत का एक नेबरहुड वी कांट डिनाई, ज्योग्राफी वी कांट डिनाई। तो चाइना का लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम 2030 तक के बोलें, दोनों का क्या दिखा रहा है? क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड ऑर्डर रीसेटल होगा। ये एक बात तो साफ दिखता है। अभी नहीं, मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि 2020 से लेके 2036 का जो समय है, ये बड़ा बदलाव लाएगा। दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पहला है, दो दूसरा है, दो तीसरा है, वो सब उलट-पलट जाएगा, वो सब जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। और ये लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ है, 2036 तक कुछ होगा और शायद 2030, 2031, 2032 में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। ये विश्व युद्ध होने वाला है। ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। और रही बात ये कैसा होता है, ये मोमेंटम क्या होता है? मेरा असेसमेंट ये है कि अभी यूएस का हवा चलेगा। यूएस बड़ा एग्रेसिव रहेगा इस साल में और आने वाले साल में बड़ा एग्रेसिव रहेगा और ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाएगा जिससे चीन को कॉर्नर करेंगे। और चीन की कुंडलियों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि चीन अभी कुछ नहीं करेगा। ईरान को भड़का के, जैसे यूक्रेन को भड़का के रूस रूस से युद्ध करवाया था नेटो ने और यूएस ने, वैसा चीन नहीं करेगा। उनमें वो एपेटाइट नहीं रहेगा। वो देखते रहेंगे, वो अपना शायद कुछ कुछ उनके जो चाइनीज़ डीप स्टेट के जो एसेट्स हैं, उनको उनका इस्तेमाल करके ये नैरेटिव फैला सकते हैं कि ईरान वार जीत रहा है, यूएस फँस गया है। ये नैरेटिव फैला सकते हैं दुनिया में, मगर नैरेटिव वार के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और ईरान को कुछ वेपन सप्लाई करना, कुछ इंटेलिजेंस सप्लाई करना कर सकते हैं, मगर जैसे यूक्रेन में नेटो और यूएस ने किया था, वैसा बिल्कुल चीन नहीं करेगा इस साल में। इस साल और 2027 फर्स्ट हाफ में तो चीन कुछ नहीं करेगा। मगर 2027 सेकंड हाफ से मुझे सारा सिचुएशन बदलता नज़र आता है। तब यूएस को ऐसा लगेगा कि हम जीत गए, चीन फँस गया है, चीन कॉर्नर हो चुका है। मगर तब चीन यूएस का जो बल है उसे समझ के तब चीन अपना स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने बैठेगा। अभी तो चीन स्ट्रैटेजी बनाते रहेगा इस साल में और 2027 के पहले हाफ में। और 2027 सेकंड हाफ और 2028 में चीन कुछ ऐसा बड़ा करेगा, कुछ ऐसा बड़ा धमाका वाला काम करेगा जिससे अमेरिका शॉक हो जाएगा, चौंक जाएगा अमेरिका। और तब बेसिकली अमेरिका अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। वो समझेंगे कि चीन कॉर्नर हो गया है, उनका रईस जो है वो अभी ख़त्म हो गया है। मगर चीन जब ऐसे चौंकाने वाली बात करता है तो
अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा और तब ये चेन रिएक्शन होगा 2028 2029 में, ये चेन रिएक्शन होगा और 2030 2031 तक ये 2030 के अंत में आई थिंक नवंबर में एक टोटल सोलर इक्लिप्स है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, शायद 24 या 25 के दिन पे संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये एक बड़ा इवेंट है दुनिया के लिए और शायद कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद कुछ बड़ा होगा और ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा। मगर जो भी हम देख रहे हैं, जो कोविड हुआ था, तब जो भी सप्लाई चेन्स में डिस्टर्बेंस आया था, तब जो भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत हुई थी और ये टैरिफ वार शुरू करके जैसे उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया था और जैसे उसका असर चीन पे पड़ा था और चीन को और कमज़ोर बनाने के लिए जैसे वेनेजुला में, ईरान में कर रहे हैं, ये सब उस दिशा में दुनिया को पुश कर रहा है स्लोली, मगर ये एक्सेलरेट होगा 2027 2028 में। नरसिम्हा राव जी, ये कोई मतलब स्टैंड अलोन इवेंट नहीं है, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं चेन जिसका ऑफ आप इवेंट, पीक चेन आप रिएक्शन 2031 32 में देख रहे हैं कि अभी चीन रिएक्ट नहीं करेगा, फिर 27 28 में करेगा। तो ये बहुत डेंजरस चेन आपको लगता है मोशन में सेट हो चुकी है? सेट हो चुकी है और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में जो बातें होती हैं उन्हें शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ करके लोग उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जो 2030 2031 2032 में होना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी उसे रोक सकता है अभी, वो होगा, मगर किस एक्सट्रीम तक होगा, कितना नुकसान होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने सिस्टम्स बिगड़ चुके होंगे, शायद इकोनॉमिक सिस्टम्स या टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, जो भी, कितना सिस्टम बिगड़ चुका होगा, ये सब शायद कुछ नेगोशिएबिलिटी उसमें है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, जिस तरह का नुकसान होगा, मगर नुकसान तो होगा, कई लोग मरेंगे, एक बड़ा विश्व युद्ध होगा। मगर एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ, जब हम करते हैं बात विश्व युद्ध के, अगर आप पहले विश्व युद्ध को देखेंगे और दूसरे विश्व युद्ध को देखेंगे तो दोनों एक तरह नहीं थे। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था, प्रयोग हुआ था पहले विश्व युद्ध में, वो बदल चुका था और नए टेक्नोलॉजीज आए थे दूसरे विश्व युद्ध में। उसी तरह नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजीज क्या होंगे, इसलिए ये वार इकोनॉमिक हो सकता है, साइबर हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मगर युद्धों का गोल ये होता है कि जो जिसके साथ आप युद्ध कर रहे हैं वो इतना कमज़ोर पड़े कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उस तरह का हाल चीन का होगा। और रही बात युद्ध के बाद की, क्योंकि आपने पूछा था चीन का कैसा हाल होगा और यूएस का, मेरा मानना यह है कि चीन इतना बिगड़ा हुआ होगा कि चीन का हाल इतना बिगड़ जाएगा कि चीन कुछ हिस्सों में बटेगा। चीन एक देश नहीं रहेगा 2036 तक। 2031 2030 के बाद 2036 तक ऐसा ये जो भी चेन ऑफ इवेंट्स होगा, ये चेन रिएक्शन चीन को बर्बाद करेगा। और चीन में जो अभी असंतृप्ति है लोगों में, चीन में जो नियंत्रत्व है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सीसीपी का नियंत्रत्व चल रहा है, उससे लोग परेशान हैं, लोगों को वो पसंद नहीं है, मगर उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए लोग अभी चुप हैं। मगर इस युद्ध के बाद जो भी असंतुष्टि है वो भड़क के वो उभर कर ऊपर आ जाएगी और उसे दूसरे देशों से भी भड़का जाएगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चीन एक देश नहीं रहेगा 2036 तक, वो बढ़ चुकेगा। और रही बात यूएस की, कुछ लोगों का मानना है कि यूएस भी बढ़ जाएगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। यूएस फिर भी स्ट्रांग रहेगा, मगर इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे अभी है। अभी यूएस सारे देशों से बहुत आगे है। जो भी बैरियर क्रिएट किया था यूएस ने पिछले कुछ दशाब्दों में, वो सब अब क्रम्बल होगा और भारत जैसे देश यूएस को ओवरटेक कर लेंगे आने वाले दशाब्दों में। और यूएस का हाल ऐसा होगा जैसा यूके का हाल हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद।
जो यूके उसके पहले जो विश्व का नंबर 1 देश था, विथआउट अ डाउट, वो बेसिकली हम्म, मिडिल रेंज पावर बन गया था। यूएस का हाल भी उसी तरह होगा, मगर हम्म, जैसा चीन बिगड़ने वाला है, वैसा यूएस नहीं बिगड़ेगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म असेसमेंट है इस युद्ध को जी लेके। जी नरसिम्हा राव जी, क्योंकि आपने बोला कि यूएस का एक लॉन्ग टर्म प्लान है और वॉर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें हाँ, एक फॉर्म की स्टार्टिंग वो सैंक्शन का टाइम था, वो ईरान वॉर में हम सब भूल गए हैं, जो टैरिफ आए, सैंक्शंस हाँ, आए। तो बिल्कुल। भारत का और यूएस का क्या देख रहे हैं आप मिड टू लॉन्ग टर्म में? क्योंकि ये जो सैंक्शंस थे उसमें भारत में भी काफी हिट हुआ था, और भारतीयों के लिए भी, अगर मैं एक बात जोड़ दूं भारत के साथ, भारतीयों के लिए भी काफी कठिनाई आई थी, जो H1B वीजा को लेके। हाँ, कई लोगों को ग्रीन कार्ड पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ लोग हाँ। कहते हैं इमिग्रेशन पे ग्रीन कार्ड के पेरेंट्स आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो भारत और यूएस का क्या देख रहे हैं आप मिड टू लॉन्ग टर्म? हमें 2 बातों को अलग करके देखना चाहिए। जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर रह रहे हैं यूएस में, उनके साथ क्या होगा, लोग कैसे उनको देखेंगे, ये अलग बात है। और भारत एक देश है, एक पावरफुल देश है, उसके साथ यूएस एक देश कैसे बिहेव करेगा, ये बात अलग है। रही बात प्रवासियों की, इन जनरल यूएस में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो है, प्रवासियों के खिलाफ जो सेंटिमेंट मैगा ने भड़काया था, ट्रम्प जी ने, और उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट ने भड़काया था 2024 और 2025 में। मेरा मेरा भय यह है कि ये ऐसा ही रहेगा कुछ सालों तक। ये अभी नहीं जाने वाला है प्रवासियों के खिलाफ। इन जनरल यूएस स्लोली सिंकिंग शिप है। जो भी ये कर रहे हैं चीन को नीचा करने के लिए, इससे यूएस भी कमज़ोर पड़ेगा थोड़ा-सा, मगर चीन और कमज़ोर पड़ेगा। और इन जनरल 2008 से लेके यूएस स्लोली कमज़ोर बन रहा है, और इसलिए लोग बहुत तंग आ चुके हैं, और उन्हें एक स्केपगोट चाहिए, और प्रवासियों को स्केपगोट बनाया जा रहा है, और ऐसा ही रहेगा कुछ सालों तक। मगर जो भी प्रवासियों के खिलाफ सेंटिमेंट था पिछले साल, इस साल में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। इस साल में कुछ गवर्नमेंट के एक्शंस जो होंगे, कोर्ट्स के कुछ एक्शंस जो होंगे, वो कुछ रिलीफ दे देंगे। इसलिए एक एक रिलीफ सा होगा, मगर फुल्ली सॉल्व नहीं होगा। आने वाले कुछ साल तक प्रवासियों को केयरफुली रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा यूएस में, और अटेंशन को अपनी ओर नहीं खींचना खींचना अच्छी बात नहीं है प्रवासियों के लिए। ये रही बात प्रवासियों की। और करें बात भारत की, तो भारत देश को लेके यूएस यू 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 जब तारीफ़्स आए थे, लोगों ने समझा कि भारत यूएस में जो भारत यूएस के बीच में जो रिश्ता है, वो टूट चुका है, और भारत ब्रिक्स के साथ मजबूत रिश्ता बनाएगा, और रशिया, चाइना, भारत एक एक्सिस बनेंगे। मैंने तभी कहा था, और अभी कह रहा हूँ कि ये सब शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस है। इन जनरल 2025 और 2026 ऐसे साल हैं जहाँ लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके साथ रिलेशनशिप बना के रखना, किसके साथ शत्रुत्व बना के रखना, ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। बहुत सारा टेम्पररी मूवमेंट होगा, मगर 2026 के अंत तक, 2027 तक सब साफ दिखेगा। और भारत और यूएस जो 2 देश हैं, ये मिलके आने वाले विश्व युद्ध में लड़ेंगे। ये एक साइड पे रहेंगे। मेरा मानना यह है कि आज का यूएस दूसरे विश्व युद्ध के समय में यूके जो था, उसके बराबर है, और आज का भारत जो है, वो दूसरे विश्व युद्ध में यूएस जो था, उसके बराबर है। यूएस ने यूके के साथ लड़ा था। इंडिपेंडेंस के लिए, स्वातंत्र्य के लिए यूएस ने यूके के साथ लड़ा था, और बाद में यूके वर्ल्ड का नंबर 1 पावर था, यूएस अपकमिंग पावर था, वो बड़ा पावर नहीं था दूसरे विश्व युद्ध के समय पर। वो अभी प्रोग्रेसिंग कंट्री। और जैसे यूएस तब था, अब भारत वैसा है, और जैसे यूके तब था, अब यूएस वैसा है। और जैसे उनके बीच में पिछले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वार्स थे, उन सबको भूल के जैसे यूएस और यूके एक तरफ लड़े थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भारत यूएस के साथ लड़ेगा, और मिलिट्री कोऑपरेशन जो है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन जो है, टेक्नोलॉजिकल जो कोऑपरेशन जो है भारत और यूएस के बीच में, वो आने वाले 2-3 सालों में बढ़ता जाएगा। मगर ये भी बात कह दूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप गहरे दोस्त हैं और
एक बिस्तर पे सोते हैं, ऐसी दोस्ती नहीं रहती है जियोपॉलिटिक्स में। जियोपॉलिटिक्स में अपने बेनिफिट के लिए दोस्ती करते हैं और ये विन-विन होगा, मगर वो अब उस दोस्त को अपने से बढ़ के नहीं जाने देंगे। इसलिए ये एक छुरा उनके पीठ पे टारगेट करके रखते हैं हमेशा। उसी तरह अमेरिका अमेरिका एक असुरित पावर है। ये सात्विक दैविक पावर नहीं है। इसलिए और अगर आप मुझसे पूछे तो राजनीति में अगर कौटिल्य राजनीति आप पढ़ेंगे तो उसी तरह रहना पड़ेगा। भारत को भी उसी तरह रहना रहना पड़ेगा। दोस्ती करनी चाहिए, जिसकी दोस्ती से आपको बढ़ावा हो सकता है, उसे दोस्ती करनी चाहिए, मगर अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने पीठ को देखते देखते रहना पड़ेगा और शायद एक छुरा उस दोस्त के पीछे भी रखना चाहिए आपको। भारत को जो भी यूएस के खिलाफ कुछ करने के लिए जो भी लेवरेज है भारत को, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ऐसा मत समझिए कि भारत और यूएस के बीच में कुछ बुरा नहीं है, और कुछ बुरे होते रहेंगे कभी-कभी, मगर लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को देखते हैं तो ये दोस्ती जो है ये बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। कभी-कभी ट्रम्प कुछ बक सकता है कि हेल होल कंट्री है, ये है, जो है, और लोग उसको लेके इमोशनल हो सकते हैं, मगर इमोशन की ज़रूरत नहीं है जियोपॉलिटिक्स में। जो भी कहता है, मगर अमेरिका का सरकार जानता है कि भारत एक बड़ा एलए हो सकता है आने वाले सालों में, और क्योंकि चीन उनका नंबर 1 शत्रु है। चीन के खिलाफ युद्ध करने में भारत यूएस के साथ खड़ा हो सकता है। और एक बात सच है, भारत का चीन भी बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगर यूएस चीन के बीच में कुछ होता है और चीन बिगड़ जाता है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। भारत को तो डिस्टेबलाइज़ करता है नॉर्थ ईस्ट में, वो नहीं रहेगा। इसलिए ये विन-विन है भारत और यूएस के लिए, मगर इमोशनल नहीं बनते हुए, जिसे नज़रअंदाज करनी चाहिए उसे नज़रअंदाज करते हुए भारत को अमेरिका के साथ मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल रिलेशनशिप को बढ़ाता रहना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा आने वाले सालों में। आप नरसिम्हा राव जी जिस तरह की दोस्ती बता रहे हैं वो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ वाली है। सबने एक दूसरे पे बंदूक रखी हुई है, पर भारत और यूएस उस बंदूक में शायद मिलके कर रहे हैं, पर इसका एक इमीडिएट फॉल आउट होगा और मेरे हिसाब से ये एब्सोल्यूट गेम चेंजर है और भारत के लिए बहुत अच्छा ही है। और क्योंकि चाइना, जैसे मैंने बोला, एक नेबर है। ज्योग्राफी यू कांट डिनाई, स्पेशली चाइना की जो इंटेंशन है। यूएस हमारी कोई ज्योग्राफी नहीं है, तो समझौता हो सकता है इंटरेस्ट्स को लेके, बट इसमें एक फैक्टर आता है, क्योंकि अभी ईरान के समय दोबारा जीवित हो गया है वो देश पाकिस्तान, जिसको अब चंदा भी मिल रहा है। यूएई लोन ले रहा है तो सऊदी अरेबिया दे रहा है, सऊदी अरेबिया लेगा तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती है फॉर्मर के हमें चाइना दे देगा। तो वो एक तरह से ज्योग्राफी की वजह से फिर रेलेवेंट हो गया। और इंडिया यूएस की दोस्ती का प्रभाव एक तो चाइना पे पड़ेगा, वो आपने पूरा समझाया क्या चेन ऑफ इवेंट्स है, पर पाकिस्तान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों देश इस दोस्ती से बहुत प्रभावित होंगे। मेरा असेसमेंट ये है कि यूएस ऐसा देखता है कि भारत को ऐसा देखता है कि ये बड़ा पावर बनने वाला है। इसे चीन को काउंटर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मगर इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहिए कि हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। चीन के बाद हमारे लिए अगला चैलेंज हो सकता है। वो भारत को देखने की अंदाज़ है यूएस की। और पाकिस्तान को देखने की अंदाज़ मेरे हिसाब से ये है, मेरे असेसमेंट से ये है कि ये एक भारत को काउंटर करने के लिए, जो भारत बढ़ रहा है उसे काउंटर करने के लिए हम पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इतने डूबे हुए हैं, उनका इकॉनमी इतने ट्रबल में फँसी हुई है कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डर्टी लॉन्ड्री हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मूव करना चाहेंगे, ये सर्वेंट बन के हमारी डर्टी लॉन्ड्री को मूव कर सकता है। इसलिए जो भी ईरान में पीसमेकर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान, मेरा मानना है कि यूएस उसे ट्रस्ट नहीं करता है और ईरान भी उसे ट्रस्ट नहीं करता है, मगर ये एडवांटेज है दोनों के लिए। इसे एक सर्वेंट की तरह यूज़ करने से ये अगर दोनों एक के साथ एक बात नहीं करते हैं तो आप कुछ कागज़ पे लिख के देते हैं तो वो दूसरे तक पहुँच जाएगा। इस तरह पोस्टमैन का काम कर रहा है पाकिस्तान। और ये एक और भी बात है, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यूएस के साथ और ईरान के साथ भी डबल गेम खेल रहा है।
और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देशों में जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें ये सब पता है, मगर ये दे आर गोइंग विद द फ्लो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म कुंडलियों को देख के मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें पुनर्जन्म मिल रहा है, इस ईरान वार को लेके पुनर्जन्म मिल रहा है, या यूएस के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती रहेगी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। शायद ये टेम्पररी यूज़ करना है, इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट पेपर की तरह। और एक बात है, आप अगर ये एक लाश है तो लाश पे आप सेंट सेंट लगा के, उसे कुछ ज्वेलरी पहना के अच्छी तरह दिखा सकते हैं, मगर वो लाश ही है। उसी तरह पाकिस्तान जो देश है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, मुझे लगता है कि ये एक लाश की तरह है अभी, एक लाश जिस पे बहुत से परफ्यूम्स लगा रहे हैं, मगर आने वाले साल 2 साल में उनका बहुत बुरा पिटने वाला है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फँसने वाला है। जी, पर चिंता कई बारी ये होती है कि आपने कहा नौकर है, वो है, पर वो कई बारी कॉकरोच की तरह मरते-मरते बच जाता है, सर्वाइव करता है। और दूसरी बात, नौकर कई बारी अपनी मनमर्ज़ी कर लेता है छोटी चीज़ों में, और वो छोटी चीज़ यूएस के लिए होगी, पर भारत के लिए बड़ी चीज़ है टेररिज़्म, कि वो हाँ। किस तरह, जैसे पहलगाम में धर्म पूछ-पूछ के आप हिंदू हो, हाँ, करता है, हाँ, या हाँ। ऐसी जैसे ही उसको थोड़ा सर्वाइवल मिलता है वो करता है। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत-पाकिस्तान में, भारत की स्टेटेड पॉलिसी है युद्ध होगा अगर करेगा तो, या बढ़ेगा, तो आप भारत-पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये इरिटेंट तो है अभी भी। वो बात सच है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस इन्वॉल्व होगा इस बार। अगर पाकिस्तान कुछ कुछ डम बातें कर देगा, भारत में कुछ टेररिज्म कर देगा और भारत रिएक्ट करेगा, तो भारत के खिलाफ यूएस कुछ नहीं करेगा। और कंपेयर टू 2025 अभी भारत को पता चला कि यूएस का गेम प्लान क्या है, इसलिए जो भी लीवर्स भारत के साथ रखना चाहिए वो उनके तैयार करके वो करेंगे, जो भी करेंगे अपने लीवर्स तैयार करके करेंगे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के साथ यूएस खड़ा नहीं रहेगा आने वाले युद्ध में। और इन जनरल पाकिस्तान का जो इस्तेमाल हो रहा है ईरान और यूएस से, वो अभी ख़त्म हो रहा है अब। और कुछ देर तक ये चलेगा और उसके बाद पाकिस्तान को डंप कर देंगे। और आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक साल है। और आने वाले ये 2026 है, 2029 के अंत होने तक पाकिस्तान बढ़ चुका होगा। जैसे मैंने कहा था 2036 तक चीन बढ़ चुका होगा। पाकिस्तान एक एक देश नहीं रहेगा। पीओके शायद पहले पाकिस्तान से अलग होगा, और बलूचिस्तान जो है, केपी जो है, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब ये के बाद ये पाकिस्तान से आज़ाद होंगे और पाकिस्तान देखते रहेगा। और पाकिस्तान में जो नेतृत्व है वो भी उनके बीच में भी आपस में अंतर्युद्ध होने लगेंगे आने वाले सालों में। इन जनरल इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आने वाले 2-3 साल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये भारत के लिए ऊंचे जाने का वक्त है और पाकिस्तान के लिए बिगड़ने का वक्त है। और जैसे एक दिया जो होता है वो बुझने से पहले ज़ोर से वो जलता है। जो भी हम पाकिस्तान का डिप्लोमेसी और उनका जियोपॉलिटिकल स्टेज पे उनका दिखावा हम देख रहे हैं पिछले साल में और पिछले कुछ महीनों में, ये सब मेरे हिसाब से वो बुझने से पहले जलने वाले दिया के बराबर है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट पे है शायद। हाँ, आ रही है। हाँ, अब आ रही है। जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को लेके कि अंदर के जो प्रेशर्स हैं, तो आप क्या ये देख रहे हैं इस तरह के बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस, उधर से अफगानिस्तान की वॉर, इस सब का एक कल्मिनेशन जो साइकिल है वो 28-29 तक हो जाएगा और पाकिस्तान 29 के अंत तक तो हो जाएगा। और भारत उसके पहले भारत कुछ युद्ध कर सकता है। एक्चुअली ये मई अप्रैल के अंत में और मई में कुछ चांस है भारत पाकिस्तान को लेके ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन कुछ स्ट्राइक्स कर सकता है। शायद अब पिछले साल से भी बड़ा कर सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये एक लॉन्ग वार जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में कई सालों से हो रहा है,
उस तरह का युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं होगा और कुछ स्ट्राइक्स होंगे और द स्ट्रैटेजी ऐसा होगा भारत का कि जो भी उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उन्हें कमज़ोर बना दे और जो भी पाकिस्तान के अंदर उबलता हुआ जो भी असंतृप्ति है और जो भी लीडरशिप स्ट्रगल है, उसे बढ़ावा दे बेसिकली जो भी रेबेलियन है पाकिस्तान में, उसे बढ़ावा देने के लिए और अंदर से बेसिकली फट जाने के लिए पाकिस्तान जो भी करना है, जो भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, उन पे कुछ दबाव डालो, वैसा स्ट्रैटेजी रहेगा भारत का। इसलिए आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कई हफ्तों तक या कई महीनों तक भारत-पाक का युद्ध चलेगा, मगर कुछ स्ट्रैटेजिक युद्ध होगा और उसके बाद पीस का माहौल रहेगा। मगर शायद भारत ये नहीं कहेगा कि युद्ध अंत हो गया है, वो कहेंगे कि ये ऑन होल्ड है और वैसा कभी-कभी करते रहेंगे आने वाले कुछ सालों में, मगर इन सब का फाइनल रिजल्ट अंतिम फल होगा कि पाकिस्तान में जो फोर्सेस पाकिस्तान को बिगड़ने के लिए, पाकिस्तान को विच्छिन्न होने के लिए मजबूर करने वाले जो फोर्सेस हैं, वो बढ़ जाएँगे और पाकिस्तान अंदर से ही पाकिस्तान में विस्फोट होगा और केपी जो है बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएँगे और पीओके भी भारत के अंदर आ जाएगा। और लोग हर्री में रहते हैं, मगर ये सब हर्री में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एक हॉट पोटैटो को लेके अपने हाथ में लेते हैं, तो आपका हाथ भी जलता है। इसलिए उसे कूल होने दीजिए। इसलिए जो पीओके का इंटीग्रेट करने की बात है या बलूचिस्तान का आज़ाद होने की बात है, ये सब बिल्कुल हो जाएगा, 2029 तक हो जाएगा। मगर भारत वेरी केयरफुल स्ट्रैटेजी अपनाएगा जिससे ये बहुत सारा नुकसान भारत को बहुत सारा नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे लोग खोना नहीं पड़ेगा और जो भी वो कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजिकली करेंगे और उससे लॉन्ग टर्म में जो होना है होगा। सो इसलिए ये वेरी मैच्योर स्ट्रैटेजी को अपनाएगा भारत आने वाले सालों में, मगर कुछ देखने को मिल सकता है शायद आने वाले कुछ हफ्तों में। जी, तो बेसिकली एक हलाल स्ट्रैटेजी करेगा, बीच में तेज़, फिर वेट करेगा, फिर इंटरनल हाँ, प्रेशर हाँ। यूज़ करेगा। हलाल स्ट्रैटेजी ही पाकिस्तान पे आप कह रहे हैं, बिल्कुल, सोच-समझ के बिल्कुल। करेगा। अब मैं उससे भारत के नेतृत्व पे आना चाहता हूँ, थोड़ा भारत पे आना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के लिए हम मई में घुसने वाले हैं, तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसा जाने वाला है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर? बिकॉज़ लीडर्स जैसे हमने डिस्कस किया ट्रम्प या शी जिनपिंग, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भारत के डिसीजन सारे टॉप से ही आ रहे हैं। तो हाउ हाँ। डू यू सी द नेक्स्ट हाफ? उनके लिए ये साल उतना अच्छा साल नहीं था। ये अंतर्जातीय तौर से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बातों में उनका हवा अच्छा चलेगा और वो उनका पावर बढ़ता जाएगा इस साल में। मगर देश के अंदर डोमेस्टिक मामलों को देखेंगे तो उनका जो रेपुटेशन है उस पे कुछ बुरा असर पड़ेगा। ये उनके लिए अच्छा साल नहीं है। मगर मैंने पिछले साल में जब ये बात कही थी, मैंने ये भी कहा था कि अपोज़िशन विपक्ष के लिए और भी बुरा साल है, इसलिए वो बच जाएँगे। वही हो रहा है, मगर जून-जुलाई के बाद उनका जो इम्प्रूवमेंट होगा, लोगों के मन में जो मोदी जी को लेके कुछ रिज़र्वेशंस हैं, उनके सपोर्टर्स के मन में भी कुछ रिज़र्वेशंस हैं अभी, वो सब निकल जाएँगे और पार्टिकुलरली सितंबर के बाद बहुत अच्छा है उनके लिए। पिछले सितंबर से लेके इस सितंबर तक जो साल है, ये उनके लिए चैलेंजिंग साल है, मगर वो सर्वाइव कर लेंगे इस साल को पॉलिटिकली। मगर आने वाले साल में तो बहुत अच्छा होगा उनके साथ। इसलिए जो विपक्ष है, मैंने पिछले साल एक और बात भी कही थी, जो विपक्ष है और बढ़ जाएगा, विपक्ष में कुछ डिविजन्स होंगे और भाजपा का और फ़ायदा होगा इस साल में और हम कुछ देख रहे हैं, ये एक्सेलरेट होगा सितंबर के बाद। इसलिए भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए सितंबर के बाद आने वाला साल बहुत अच्छा है। जी, जब हम भाजपा की बात कर रहे हैं, तो अब साथ ही साथ एक और चेहरे की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि यूपी इलेक्शन में भी 1 साल बचा है। हाँ, वो हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यूपी का कई रीज़न से चुनाव हमेशा ही चैलेंजिंग रहता है। अगर 24 की बात करें वेयर अखिलेश यादव डिड वेरी, वेरी वेल। तो आप हाँ। योगी आदित्यनाथ जी के लिए किस तरह देख रहे हैं?
26 भी, और उनके लिए तो 27 की बिगनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 27 की बिगनिंग मिडल कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल लाजवाब। योगी जी के लिए ये जो साल है, दिसंबर 2025 में जो साल शुरू हुआ था उनके लिए, और दिसंबर 2026 में जो साल शुरू होगा, इन दोनों सालों में उनके वर्षफल कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि वो चीफ मिनिस्ट्री खो देंगे। अगर खो देते हैं तो वो किसी और को बिठा के दिल्ली जाने के लिए होगा। इसलिए वो ये 2 साल ऐसे हैं कि ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं इस साल में, या केंद्र मंत्री भी बन सकते हैं इस साल में। इसलिए ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और रही बात अखिलेश सिंह यादव की, वो पिछले चुनाव से बढ़ के रिजल्ट्स लाएँगे इस चुनाव में। उनके लिए वर्षफल कुंडली बहुत अच्छी है, मगर लॉन्ग टर्म हिसाब से देखेंगे तो उनकी जो योगिनी दशा है, वो अभी संकट योगिनी दशा चल रही है। वो 2021 में शुरू हुई थी और वो 8 साल की है, 2029 तक रहेगी संकट योगिनी दशा। और संकट योगिनी दशा राहु की होती है, और राहु जो है उनकी कुंडली में गुरु मांकारक स्थान में है और गुरचंडाल योग है, राहु गुरु से मिला हुआ है। इसलिए ये उनके लिए अच्छी दशा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ उनकी भ्रामरी योगिनी दशा चल रही है, और टेक्निकली वो अच्छी दशा नहीं है, मगर मंगल जो है, मंगल ग्रह भ्रामरी योगिनी में अपना अपना रिजल्ट देते हैं, और वो उनके योग कारक हैं, उनका पंचमेश है जो पावर को देता है, और वो बहुत ही स्ट्रांग है उनकी कुंडली में। और चरदशा उनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी चरदशा वृश्चिक की चल रही है, और वृश्चिक में गुरु है। वृश्चिक को लग्न लग्न मानते हुए पंचमेश लग्न में है, और लग्नेश मंगल पंचम में है उनकी कुंडली में, चरदशा को लग्न मानते हुए। इसलिए बड़ा महाराज योग है। इसलिए जो भी पावर अभी है उसे निभाएंगे, और शायद उससे बढ़ के कुछ पावर हासिल कर लेंगे इस पीरियड में। आने वाले 3 सालों में, 3-4 सालों में वो और भी पावर हासिल करेंगे। और वो क्या है, यूपी के मुख्यमंत्री से बढ़ के क्या है, शायद प्रधानमंत्री। इसलिए वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो आप अगला 3-4 साल हो तो बहुत इमीडिएट टर्म में ही आप गोल्डन पीरियड का राइज देख रहे हैं, क्योंकि जैसे यूपी इज नंबर 2 पोस्ट इन द कंट्री एंड नंबर 1 यूपी सीएम से ऊपर 24 करोड़ व्यक्तियों के आप सीएम हैं, तो उससे ऊपर तो एक ही पद है प्रधानमंत्री का। वो इतने इमीडिएट टर्म में आप देख रहे हैं? बिकॉज 3-4 साल तो इज वेरी इमीडिएट। 1-2 साल में भी हो सकता है। एक ये दो साल शायद लोग अभी मोदी जी अब तो कुछ नेगेटिव नेगेटिव हवा चल रहे हैं उनके खिलाफ, मगर वो आने वाले May 4 इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाएँगे, और उनका हवा बढ़ जाएगा, और जून-जुलाई से और भी बढ़ जाएगा, और सितंबर से जैसे मैंने कहा था उन और भी बढ़ जाएगा। मगर ये लोग ऐसे हैं, जब उनको अंदर से पता चलता है कि मेरा काम हो गया है और एक को मेरा रोल लेना चाहिए, वो मूव ऑन कर लेंगे। ऐसे नहीं हैं जो पावर को अपना समझते हैं, वो अपने को देश का दास समझ के राज करते हैं, ऐसे लोग हैं। मोदी जी जो हैं, योगी जी जो हैं, अन्नामलई जी जो हैं, ये 3 लोग ऐसे लोग हैं जो अपने को देश के या राज्य के दास समझते हैं, और अगर अंदर से कुछ रियलाइज़ेशन आता है तो मूव ऑन कर लेंगे। इसलिए ये एक बिल्कुल संभव है कि आने वाले 2 सालों में 3-4 साल तक नहीं है, 2029 के इलेक्शन के पहले ही मोदी जी, योगी जी को प्रधानमंत्री बना के जा सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है मेरे हिसाब से। और जी, जी। आपने एक मई 4 की भी बात करी, तो वेस्ट बंगाल, असम का भी चुनाव है, केरला का भी है, सब चुनाव इम्पोर्टेंट होते हैं। बट थोड़ा अगर आप उस पे भी बोलना चाहें, पर वेस्ट बंगाल मेरे हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो वेस्ट बंगाल में आप क्या देख रहे हैं? या जैसे आपने कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है भारत के लिए, क्योंकि बांग्लादेश से जो बॉर्डर है और जो इन्फिल्ट्रेशन है, जैसे मैंने कहा था, डीप स्टेट भारत को कमज़ोर बना के अपने अपने के लिए जो भी एडवांटेजेस रहेगा उस तरह के नेता को इंस्टॉल करने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेगा डीप स्टेट, हमेशा करता रहेगा। भारत के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए भी ये करता रहेगा, और उसके लिए पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीप स्टेट के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली ममता जी का बर्थ डाटा एक्यूरेट नहीं अवेलेबल है, साल भी क्वेश्चनेबल है,
बहुत डिफरेंट साल, महीने और दिन चर्चे में रहते हैं, मगर मैंने ये चार्ट को रीज़नेबली एक्यूरेट माना था। उसी के हिसाब से मैंने पिछले इलेक्शन 2021 में प्रेडिक्ट किया था कि ममता जी जीत जाएँगी। अ, उस चार्ट को लेके मुझे लगता है कि उनका अच्छा वक़्त जो था वो ख़त्म हो गया है और वो अब गिर जाएँगी। और कुछ चार्ट्स जो मंडेन चार्ट जो कलकत्ता को लेके हम्म, लूनार मंथ चार्ट्स, ईयर चार्ट्स और फोर्टनाइट चार्ट, ये सब देखते हुए मेरा फाइनल असेसमेंट ये है कि ममता जी तो जाएँगी। और एक बात और है, भारत की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जाएँगे मगर नाकाम रहेंगे और भारत और बढ़ता जाएगा। और ये सारी और अमित शाह जी के लिए ये बहुत अच्छा दिन है, May 4। ये इन सारी बातों को मन में रखते हुए मेरा फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि भाजपा जीत जाएगा। मगर कुछ और फ़ेज़ अभी बाकी हैं। लोगों को पहले फ़ेज़ से तो रिपोर्ट्स ऐसे आए आए थे कि अ, वोटिंग परसेंटेजेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये शायद भाजपा के लिए अच्छा है, मगर कंप्लेसेंट नहीं नहीं होना चाहिए, जैसे 2024 इलेक्शन में हुआ था। कंप्लेसेंट हम्म, नहीं रहिए। जाके अगर आप हम्म, कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं, तो जाके वोट देंगे हम्म, और फील्ड में एक्टिव रहे रहे। मगर मेरा असेसमेंट यह है कि वेस्ट बंगाल में ममता जी हार जाएँगी और फिर से नहीं ऊपर उठेंगी। जैसे जैसे मायावती जी का हुआ था उत्तर प्रदेश में, हम्म, वैसा ही ममता जी का होगा और असम में बिल्कुल भाजपा जीत जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में भी जो विजय जी खड़े हम्म, रहे हैं, उनका हम्म, पार्टी डीएमके का नुकसान करेगा, डीएमके से कुछ वोट उनकी तरफ जाएँगे और हम्म, मुझे लगता है कि कुछ स्टेटस को में बदलाव आएगा और एनडीए नैरो मेजॉरिटी से जीत जाएगा। मगर वहाँ भाजपा सेकंड सेकंड फिडल प्ले करेगा, इसलिए उतना एडवांटेजेस नहीं है। मगर स्टालिन जी का जो सरकार है, वो गिरने की हम्म, संभावना है। मुझे पूरा हम्म। यकीन नहीं है, मगर 60% कॉन्फिडेंस है मुझे कि स्टेटस को बदल जाएगा वहाँ भी। जैसे आपने नरसिम्हा राव जी बहुत ब्यूटीफुली सेग्रीगेट किया था कि भारतीय जो यूएस में है उनके साथ क्या होगा और भारत के साथ क्या होगा, वैसे ही मैं आना चाहता हूँ भारतीय जो भारत में है, क्योंकि हाँ, इकोनॉमी एक बड़ा सब्जेक्ट है और हाँ, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसकी अब टेक्नोलॉजी रीजन हो सकता है, एआई, उसका रीजन ये हो सकता है कि जो पूरा टेक सेक्टर है वो बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ हो सकते हैं, वॉर हो सकती है जिससे प्राइस राइज एक इनएविटेबल रियलिटी है। अगर नहीं होता सप्लाई चेन जो आपने मेंशन किया कोविड में, अब ईरान वॉर में एक नई सप्लाई चेन टूट गई है। तो इकोनॉमिकली आप भारतीयों के लिए क्या देख रहे हैं, बोथ इन जॉब क्रिएशन, जॉब्स एंड पैसा जो घर में आ रहा है? इन जनरल ये आने वाले 14-15 महीने दुनिया के लिए बहुत ही नाजुक समय है फाइनेंस को लेके। इकोनॉमिकली कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस और सेटबैक आ सकता है दुनिया में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है। मगर भारत का जो अगस्त 15 की कुंडली है, उसके ताज़िक वर्षफल चक्र को देखूँगा, तो अगस्त 2026 में जो कुंडली है, उसमें लग्नेश बुध द्वितीय में है और उच्च गुरु उनके साथ है। इसलिए मुझे ऐसा और होरा चक्र जो है, उस वर्षफल कुंडली में जो इकॉनमी को दिखाता है, उस होरा कुंडली में सिंह लग्न है और उसमें योग कारक मंगल है और लग्नेश सूरज नीच में है, मगर पंचमेश गुरु से मिलके है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिकली भारत के लिए अच्छा साल है। आने वाला साल, ये अगस्त 2026 से लेके आने वाला ये 1 साल, ये दुनिया के लिए शायद बुरा साल होगा, मगर भारत के लिए अच्छा साल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन ए वेरी टर्बुलेंट वर्ल्ड भारत नहीं डूबेगा, दुनिया डूबता रहेगा मगर भारत को सेफ रखने में मोदी जी कामयाब रहेंगे। इसलिए केयरफुल कॉशियसली इन्वेस्ट करें आने वाले 15 महीनों में। ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक वक़्त है दुनिया के लिए, मगर मुझे लगता है कि भारत बेटर ऑफ रहेगा दुनिया से कंपेयर करते। जब आप सजेस्ट करते हैं कि केयरफुल रहिए, तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर ना ज़्यादा बढ़ाएँ या आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें, मतलब कंज़र्वेटिव रहें? या आप जब केयरफुल बिल्कुल। कहते हैं तो आप बिज़नेसेस को स्टार्ट, मतलब किस तरह आप केयरफुल को आप इकोनॉमिकली
हम किस तरह आप अगर मेंशन आपके करें? साथ अच्छा बिज़नेस प्लान है तो बिज़नेस स्टार्ट करने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे आपने पहले कहा था, हुँ, ज़्यादा बचाओ, बहुत खर्च मत करो, जितना खर्च करना है उतना खर्च करो और बचाओ। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो हुँ, एग्रेसिव नहीं रहिए। ऐसे पोर्टफोलियो को अपनाइए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है, हुँ, मगर शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, क्योंकि उन पे कुछ असर असर पड़ सकता है, जो भी बदलाव आ रहा है दुनिया में उसका। हुँ। जी, मैं अंत में आना चाहूँगा बस अब भारत के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके, क्योंकि वो भारत का एक बड़ा पेन पॉइंट है। पहलगाम हुआ पिछले साल, उसके हाँ, बाद आपको डॉक्टर शाहीन वाला जो एजुकेटेड लोग भी रेड फोर्ट ब्लास्ट कर रहे थे, कितने ही हज़ारों किलो अमोनियम रखा हुआ था, वो तो थैंकफुली पकड़ा गया, कुछ लोगों की फिर भी जान गई। और फिर कुछ नया चैलेंज आता है कि हाई टेक में, टीसीएस में किस तरह ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, जो एक यूके की प्रॉब्लम मानी जाती थी। तो वो जो पूरे इंटरनल सिक्योरिटी के भाँत-भाँत के चैलेंजेस हैं, पर वो शाहीन बाग ऑनवर्ड्स मेरा मानना है परसिस्टेंटली तेज़ हुए हैं या ज़्यादा डेस्परेट हुए हैं। तो उस इंटरनल सिक्योरिटी प्रिज़्म से आप भारत के लिए क्या देख रहे हैं? यहाँ बात तेज़ी की नहीं है मगर डेस्परेशन की है। जो डीप स्टेट मोदी जी को हटा के राहुल राहुल गांधी जैसे कुछ नेता को, कुछ कमज़ोर नेता को उस कुर्सी पे बिठाने का उनका जो स्ट्रैटेजी था, वो अभी फ़ेल हो रहा है और शायद उनको भी ये अभी दिख रहा है और इसलिए वो और कमज़ोर और डेस्परेट बन रहे हैं। और आने वाले साल में राहुल गांधी और भी उनकी स्थिति और भी बिगड़ने वाली है और लोगों को शायद ये बिल्कुल पता चलेगा कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये डेस्परेशन और बढ़ता जाएगा। इसलिए जो भारत के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ावा देके, भारत के खिलाफ कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे प्रोटेस्ट बेस के लिए ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए कुछ दिखावा, भारत में लोग मोदी जी से परेशान हैं, लोग खुश नहीं हैं। इस तरह का नैरेटिव फैलाने के लिए जो डीप स्टेट कोशिश करेगा और टेररिज्म को पाकिस्तान जैसे प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके जैसे बढ़ावा देगा, ये सब चलता रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी खत्म होने वाला है। शायद राहुल गांधी जी को हटा के कुछ और को कांग्रेस का इंचार्ज बना सकते हैं और कुछ नया चेहरा कांग्रेस को लीड कर सकता है आने वाले साल में। इन अदर वर्ड्स, कांग्रेस राहुल गांधी से मूव ऑन कर सकता है आने वाले साल में। अगर वो हुआ तो डीप स्टेट में जोश और बढ़ जाएगा। वो समझेंगे कि अब हमारे पास कुछ चांस है। इसलिए और भारत की कुंडली को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी खत्म होने वाला है। ये चलता रहेगा, मगर अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल नाकाम रहेगा, सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे जैसे वो रेड फोर्ट वाला अ, उन लोगों को पकड़ा था बिफोर बिफोर दे कुड डू एनीथिंग मेजर, आई मीन कुछ हुआ था मगर और बड़ा हो सकता था। इसी तरह हुँ, हुँ, वो हुँ। दे विल निप इन द बड, जो भी होने वाला है उसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर अलर्ट तो रहना पड़ेगा क्योंकि ये अभी जाने वाला प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन के लिए नोएडा में हुआ था और वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बाद में पता चला वो वर्कर्स का प्रोटेस्ट ही नहीं था, किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बने, किस तरह बाहर से लोग आए। तो वो परसिस्टेंट कोशिश तो बहुत जारी है भारत में, रोज़ आपको किसी नई दिशा में दिख जाती है। ये होता इसको आप रहेगा और शायद जुलाई में राहु जो हुँ, है वो 8 डिग्री पे आएगा कुंभ राशि में और मंगल जो है हुँ, भारत की कुंडली में वह मारक है, सप्तमेश हुँ, द्वितीय में है और वो 8 डिग्री पे है मिथुन राशि में। जब राहु 8 डिग्री पे आता है उनकी दृष्टि जो मंगल पे है, वो बिल्कुल 100% रहेगा और उस वक़्त तक जुलाई में ये शायद पीक हो सकता है। ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का नैरेटिव दिखाना, ये शायद पीक हो सकता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि भारत इससे हिलेगा नहीं और भारत इसको हैंडल करेगा और एक्सपोज़ भी करेगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब एक्सपोज़ करके इसे कमज़ोर बनाएगा भारत। मगर ये होता रहेगा, वो गिव अप नहीं करेंगे कई कई साल तक। बेसिक टेस्ट यही है कि भारत इसको स्ट्रगल करते-करते सेफ रहे, उभरता रहे, जो आप बता रहे हैं कि चुनौतियाँ रहेंगी, बट भारत ब्रॉडली इससे उभरता रहेगा और डील करता रहेगा। ये बढ़ने वाला थैंक समय है भारत के लिए, बिल्कुल मेरा कोई डाउट नहीं है। ये बढ़ने वाला समय है मगर चैलेंजेस रहेंगे।
जी, जी। ये बहुत शुभ नोट है क्योंकि आपने इतना समय दिया और पूरे टॉपिक कवर किया। मुझे पता है आपका टाइम का कंस्ट्रेंट्स था। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया और इतने सारे मुद्दों पे जहाँ पे बहुत लोग बेचैन थे, आपने इंटरनेशनली टू भारत सबको कवर किया और बताया कि किस तरह का समय जाने वाला है। बहुत-बहुत आपका आभार जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।